सुबह के वक्त तरुणा देवी, पृथ्वी, विकासा जी और माया तिरुपति के लिए निकल चुके थे। उन सब के जाने के बाद सब नाश्ता करने डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। दिव्या की जिद के कारण आदित्य दिव्या को गोद में उठाकर नीचे नाश्ता करने के लिए लाता है। दोनों को देखकर सबके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य दिव्या को चेयर पर बैठाकर खुद उसके पास बैठ जाता है। अर्जुन और अनुज को सुबह रेडी होता हुआ देखकर दिव्या उनसे सवाल करती है, आप दोनों कहीं जा रहे हैं? अर्जुन जवाब में कहता है, हाँ दिव्या, हम ऑफिस जा रहे हैं। पापा तिरुपति गए हुए हैं ना, तो उनका सारा काम हम संभालेंगे। इस पर दिव्या अनुज को देखती है तो वह भी कहता है, हाँ भाभी, हम ऑफिस जा रहे हैं। दिव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, इसका मतलब आज मेरे साथ कोई नहीं रहेंगे। रूही और रूहानी तुरंत जवाब देती है, भाभी हम दोनों हैं ना। अनुज जल्दी से कहता है, ओ मैडम, तुम दोनों भूलो मत, दादी ने एक को चाचा जी का ख्याल रखने के लिए कहा है और एक का रूहान को। रूहान जो अब तक शांत से बैठा हुआ था, वह तुरंत जवाब देता है, मुझे क्या हुआ है जो मेरा ख्याल रखना है। आई एम टोटली फाइन। दिव्या चारों को शांत कराते हुए कहती है, मैं तो यूं ही कह रही थी, आप सब लोग तो लड़ने पर उतारू हो आए। इससे आगे कोई कुछ भी बोल पाता। आदित्य की तेज आवाज़ आती है, स्टॉप। आदित्य की आवाज़ से रूही और रूहानी डर जाती हैं। सभी को तो पता था कि आदित्य को शांति में रहना पसंद है, इसके सिवाय वह किसी से बातें नहीं करता। इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी आदित्य का ऐसा रिएक्शन होगा। अब सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। तभी बीच में ध्रुव कहता है, आदित्य, स्वरा को त्रिया से मिलना है। यह सुनते ही आदित्य तुरंत ही जवाब देता है, नो। स्वरा जब वह सुनती है तो उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। दिव्या एक नज़र स्वरा को देखती है, फिर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य दिव्या को देखने लगता है तो दिव्या आंखों से इशारा करती है। यह स्वरा भी देख लेती है। आदित्य दिव्या से इशारा समझकर नाश्ता करते हुए कहता है, ओके। स्वरा का फेस एकदम से खिल जाता है। नाश्ते के बाद अर्जुन और अनुज ऑफिस के लिए चले जाते हैं। आदित्य दिव्या को लेकर कमरे में चला जाता है और ध्रुव आदित्य के आने का हॉल पर वेट करने लगता है। गौरव रूमी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इस वक्त रूमी का लास्ट महीना चल रहा था, जिसकी वजह से गौरव हमेशा रूमी का ध्यान रखता था। कुछ ही वक्त में आदित्य नीचे आता है तो ध्रुव स्वरा को साथ लेकर आदित्य के साथ चला जाता है। उनकी कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। इधर ज्येष्ठा दिव्या के कमरे की ओर चली जाती है। कमरे में दिव्या लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। वह जैसे ही ज्येष्ठा को देखती है, झट से अपना लैपटॉप को बंद कर देती है। ज्येष्ठा को यह बात अजीब तो लगती है, लेकिन वह इस पर सवाल नहीं करती। सीधे दिव्या के पास जाकर बैठ जाती है। दिव्या लैपटॉप को साइड कर मुस्कुराते हुए ज्येष्ठा को देखती है। ज्येष्ठा भी मुस्कुराते हुए कहती है,
अब तुम्हारी पैर कैसा है? दिव्या जवाब में कहती है, बस ठीक, पहले से काफ़ी बेहतर है। ज्येष्ठा कुछ देर तक दिव्या के साथ बैठकर यूं ही बातें करती है, फिर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही दिव्या लैपटॉप को ऑन करके स्क्रीन पर देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी एवरीवन। कुछ 2 घंटे बाद दिव्या लैपटॉप को रखती है, फिर किसी को कॉल करके कहती है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। उधर से आवाज़ आती है, मैम आई थिंक आपको ये सब चीज़ें छुप कर नहीं करनी चाहिए। यह सुनते ही दिव्या का चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। वह कॉल को कट करके बेड पर टेक कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर स्वरा एक कमरे के अंदर जाती है। उसके साथ ही आदित्य, ध्रुव और कुछ बॉडीगार्ड्स भी जाते हैं। स्वरा अंदर जाकर देखती है तो त्रिया कुर्सी में बंधी हुई थी और उसके पूरी बॉडी को तार से लपेटा गया था। वह तार स्विच पर जाकर ख़त्म होती थी। यह देखकर साफ तौर से पता चल रहा था कि त्रिया को झटका दिया जाता था। त्रिया के हाथों और पैरों पर जलने के निशान भी थे। उसके साथ ही त्रिया के शरीर पर कुछ कीड़े भी दिख रहे थे जो उसका खून चूस रहे थे। त्रिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। त्रिया को ऐसा देख स्वरा उसे बुलाते हुए दौड़कर वहाँ जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि आदित्य स्वरा के हाथों को पकड़ लेता है। आवाज़ सुनते ही त्रिया आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे आदित्य की पकड़ से खुद को छुटाते हुए स्वरा पर पड़ती है। वह एकदम से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ आदित्य सिंघानिया, उसे हमारे बीच में मत लाओ। वो इस वक्त सिर्फ 20 साल की मासूम बच्ची है। इन सब के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। आदित्य एक नज़र त्रिया को देखता है और फिर कसकर स्वरा के हाथों को पकड़ लेता है। स्वरा को नाकाम कोशिश करता देख आदित्य उस पर चिल्लाता है, तुम्हें भी अपनी दी के साथ मरना है क्या? दिख नहीं रहा आगे कितना बड़ा खतरा है? स्वरा एकदम से डर जाती है। वह सामने देखती है जहाँ हर तरफ पानी था और उसमें करंट पास हो रहा था। अगर किसी ने भी त्रिया के पास जाने की कोशिश की तो वह सीधा करंट लग जाता। स्वरा अब शांत हो जाती है। त्रिया को भी जब यह एहसास होता है कि आदित्य तो एकदम सही कह रहा है, आदित्य ने स्वरा की जान बचाई थी। त्रिया स्वरा को देखकर कहती है, सोना तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। बच्चा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। स्वरा रोते हुए कहती है, आप बहुत गंदी हो दी, आप बहुत बुरी हैं, आपने बहुत गलत किया, आप लोगों को मारती हो, आप बहुत गंदी हो। त्रिया स्वरा के आंसू देखकर तड़प उठती है। वह पछतावे में कहती है, आई नो बच्चा, मैंने बहुत गलत किया, पर प्लीज़ तुम ऐसे मत रो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। स्वरा काफ़ी देर तक लगातार रोते रहने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही आदित्य स्वरा को पकड़ लेता है और छाया को इशारे से ले जाने के लिए कहता है। छाया स्वरा को उठाकर कमरे से बाहर की ओर निकल जाती है। उसके बाहर जाते ही त्रिया का रूप एकदम फिर से बदल जाता है। वह गुस्से से आदित्य को देखते हुए कहती है,
तुमने मेरी सोना को रुलाया है ना, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ध्रुव अपना सिर पकड़ लेता है। वह कहता है, यार ये कितनी ज़िद्दी है, इतने झटके देने पर भी इसकी अकड़ ही कम नहीं हो रही है और एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अभी मासूम बनकर पछतावा कर रही थी और अभी देखो। त्रिया हंसते हुए कहती है, पछतावा और मैं? नाइस जोक। मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं है। मैंने जो किया है वह अपनी और अपनी बहनों के लिए किया है, और तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मुझे तो अब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने इससे भी ज़्यादा दर्द सहा है। उसकी बातों को सुनकर तो ध्रुव का मन करता है कि दीवार पर अपना ही सर पटक ले। आदित्य बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो करंट बंद करके पानी को खाली करते हैं। उसके बाद त्रिया पर लपटे गए तार को निकाल देते हैं। कीड़े सबको भी उसके शरीर से हटा देते हैं। आदित्य आगे बढ़कर उसके सामने बैठता है। उसके बैठते ही रॉकी एक बॉक्स देता है। आदित्य बॉक्स को खोलकर एक इंजेक्शन निकालता है और उसमें से एक दवाई भरता है। त्रिया तो बस उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। आदित्य त्रिया के गर्दन पर वह इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है। इतना करते ही वह इंजेक्शन को निकाल कर फिर से बॉक्स में ही रख देता है। आदित्य उठकर वहाँ से निकल जाता है। ध्रुव उसके पीछे जाते हुए उससे पूछता है, उस इंजेक्शन में क्या था? आदित्य बिना पीछे मुड़े ही जवाब देता, ऐसा जहर जिसके असर से वह जितना सांस लेने की कोशिश करेगी उसे उतना ही दर्द होगा, लेकिन वह मरेगी ही नहीं, बस मरने के लिए तड़पेगी। ध्रुव एक नज़र उस बंद दरवाजे को देखता है, फिर वह भी अपनी कार में बैठ जाता है। अर्जुन चेयर पर बैठा लगातार एक फोटो को ही देख रहा था, जिसमें करीब 3 या 4 साल की बच्ची थी। उसके बाद ही वह लॉकेट को निकालता है और फिर वह उसे देखने लगता है। लॉकेट के पीछे शायद सिंघानिया की पहचान थी। लॉकेट को देखते हुए अर्जुन अपने बचपन के पल को खो जाता है। फ्लैशबैक। एक बच्चा जो करीब 6 से 7 साल का था, उसके सामने एक करीब बच्ची 3 से 4 साल की खड़ी थी। वह बच्ची एक्साइटेड होते हुए कहती है, बताओ ना अर्जुन, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? अर्जुन उस बच्ची को एक्साइटेड देख कर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूँ तान्या, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी आँखों को बंद करना पड़ेगा। तान्या खुश होकर जल्दी से अपनी आँखें बंद कर लेती है। अर्जुन अपने पॉकेट में से एक लॉकेट निकाल कर कहता है, अब अपनी आँखें खोलो। तान्या जैसे ही आँखें खोलती है, उसके आँखों के सामने एक लॉकेट झूल रहा होता है। अर्जुन लॉकेट को दिखाते हुए कहता है, ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दिया है, और पता है इसको खोलकर हम फोटो भी रख सकते हैं। माँ ने मुझसे कहा था कि एक तरफ मेरी और दूसरी तरफ मेरी वाइफ की फ़ोटो होगी। तान्या अब ध्यान से उस लॉकेट को देखने लगती है। अर्जुन तान्या को लॉकेट पीछे पलटकर दिखाते हुए कहता है, यहाँ देखो, यहाँ हमारे सरनेम का सिंबल भी बना हुआ है। इतना बोलते हुए अर्जुन लॉकेट को तान्या की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तान्या तुम मेरी
वाइफ बनोगी ना? तान्या खुश होकर जल्दी से अपना गर्दन ऊपर से नीचे की ओर करने लगती है। यह देखकर अर्जुन तान्या को लॉकेट पहना देता है। तान्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तान्या कूदते उछलते हुए खुश होकर कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ बन गई ना अर्जुन। आप जब बड़े होंगे तो शादी करेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए तान्या को देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। यह सब चीज़ें आदित्य अकेला दूर बैठा देख रहा था। इस वक्त सब स्कूल में थे। लंच ब्रेक की वजह से बाहर गार्डन में थे। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन पूरे स्कूल में प्रिंसिपल ने यह नोटिस किया कि तान्या की एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। इस वक्त अर्जुन एकदम सदमे में ही चला गया। उस नोटिस के बाद अर्जुन ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। वह हर पल अकेले बैठकर तान्या को याद करके रोया करता था। यह हमेशा से ही आदित्य देखता आता था। अर्जुन ने कभी किसी को तान्या के बारे में नहीं बताया था, इसलिए घर में किसी को यह नहीं पता था। अर्जुन के स्कूल ना जाने से उसे हॉस्टल भेज दिया गया। उसके साथ ही आदित्य को भी हॉस्टल भेज दिया गया। दोनों को अलग अलग हॉस्टल में भेजा गया था। अर्जुन ये सब याद ही कर रहा था कि दरवाजे नॉक होता है। अर्जुन बचपन के याद में खोते हुए उन दर्दों में भी समा चुका था, जिसकी वजह से अब उसकी आंखों में भी नमी आ चुकी थी। वह जल्दी से खुद को रिलैक्स करता है। उसके साथ ही वह कमिंग कहकर बाहर वाले को अंदर आने का आदेश देता है। अर्जुन की इजाज़त देते ही उसका असिस्टेंट देव अंदर जाकर कुछ फाइल लेकर देते हुए कहता है, सर, कंपनी आपके ना होने में बहुत डिस्टरबेंस में चल रही है। अर्जुन सारी फाइल्स को देखता है, फिर देव को देखकर कहता है, जल्द से जल्द एक बड़ी कंपनी अरेंज करो। मेरी कंपनी अब दिल्ली में नहीं मुंबई में चलेगी। देव हाँ बोलकर कैबिन से बाहर की ओर निकल जाता है। अर्जुन फिर एक बार लॉकेट को देखने लगता है। वह लॉकेट को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बता नहीं सकता तान्या, तुम जिंदा हो यह जानकर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी तान्या से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हूँ। बस एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ तो मैं तुम्हें कसकर गले लगाकर तुमसे तुम्हारी ही शिकायत करूँगा। आई लव यू तान्या। इतना कहते हुए अर्जुन फोटो को अपने सीने से लगा लेता है। रूहान बेड पर बैठा लैपटॉप पर फुटेज देख रहा था, जिसमें त्रिया को रखे गए कमरे का फुटेज था। त्रिया को टॉर्चर होता हुआ देख रूहान को जितना सुकून मिल रहा था, उससे भी ज़्यादा उसे स्वरा की आंखों में बहते आंसुओं को देखकर बेचैनी भी हो रही थी। स्वरा सच में ही बहुत ही ज़्यादा मासूम थी, जो उसकी आंखों से साफ झलकता था। स्वरा की हरकतों से ही साफ पता चल रहा था कि वह अब भी बच्ची है। रूहान को जब बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती तो वह गुस्से से लैपटॉप को फेंक देता है। लैपटॉप गिर तो जाती है पर उसे एक खरोंच नहीं आती। रूहान गुस्से से कहता है, सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं, सब एक जैसी होती हैं, कोई मासूम नहीं होती, बस मासूम बनने का दिखावा करती हैं। आई रियली हेट यू गर्ल्स।
प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।